हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वी शॉ इन क्लास ए 7th दैट पहेली एंड बोझो हैज़ विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद द प्रोफेसर अहमद एंड टीबू। हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि पहेली और बोझो प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ फॉरेस्ट विजिट करते हैं। They were eager to share their experiences with their classmates. उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को क्लासमेट के साथ शेयर किया। Other children in the class were also eager to share their experiences as some of them have visited भरतपुर सेंचुरी। और उनमें से कुछ बच्चों ने भरतपुर सेंचुरी विज़िट किया था, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे। कुछ ने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में और लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और एंड टाइगर रिजर्व के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करना उन्होंने उसके बारे में सुन रखा था। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व? पहली पूछती है कि नेशनल पार्क बनाने के या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के या फिर बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के क्या पर्पस हो सकता है। नाउ कम टू टॉपिक 5.1 डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़, कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन, बहुत सारे वेराइटी के प्लांट्स और एनिमल हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। वो सभी क्या हैं, एसेंशियल फॉर, वो सभी हमारे सर्वाइवल के लिए, मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। लेकिन आज की डेट में जो डिफॉरेस्टेशन है वो एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है इन सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट को क्लियर करना, यानी फॉरेस्ट में ट्रीज़ को कट करना और उस लैंड को हम किसी दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस मेंशन बिलो, और यहाँ पे वो पर्पस भी दिए हुए हैं जिनके कारण डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, हमें पता है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है, इसीलिए हम कल्टीवेशन के लिए फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं और वहाँ पे फार्मिंग की जा रही है या फिर बिल्डिंग्स, हाउसेस बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं। वुड, लकड़ियों को काट के, वहाँ पे पेड़ को काट के उसका फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर वुड को फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। सम नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट, और कुछ जो नेचुरल कॉजिंग कारण है जो कि नेचुरली अकर होता है डिफॉरेस्टेशन के लिए का, वो है फॉरेस्ट फायर और फिर सीवियर ड्रॉट, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाए तब। एक्टिविटी 5.1 ऐड more causes of deforestation to your list and classify them into natural and man-made। आप सोच सकते हैं अगर कोई और भी कारण हो कि जिस कारण पेड़ों को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, तो उस रीज़न के बारे में, उस कारण के बारे में आपको सोचना है और उसको क्लासीफाई करना है कि आपने जो कारण सोचा है, जो रीज़न सोचा है, वो नेचुरल है या फिर मैन मेड है। नेक्स्ट टॉपिक 5.2 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहेली एंड बोझो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से उसकी क्या असर पड़ सकता है, कहाँ कहाँ उससे मतलब हमारे इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा उसका। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसके कारण क्या होता है कि पोल्यूशन बढ़ जाता है और हम वातावरण का, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था कि जैसे प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। तो जब पेड़ जैसे जैसे ख़त्म हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा हो गई वो हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड, और वो अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वो ग्राउंड वाटर जो है, पानी जो है अंदर ज़मीन जो है, ग्राउंड जो है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी रेन वाटर को, और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी नीचे चला जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर। डिफॉरेस्टेशन जो है नेचर के बैलेंस को ख़राब कर देगा। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ द ट्रीज कंटिन्यू रेनफॉल्स एंड द
और अगर इसी तरह से पेड़ हम काटते रहेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज, और फिर फ्लड आने के चांसेस और ड्रॉट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है उनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फीवर ट्रीज would mean that less carbon dioxide will be up resulting in its increased atmosphere amount in the atmosphere. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे, इसी तेजी से काटते रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होगा हमारे एनवायरनमेंट में वो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लांट उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, प्लांट होंगे ही नहीं उसको कंज्यूम करने के लिए। तो दिस विल लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। और इसी तरह से जो इंक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमारे एनवायरनमेंट में, वो क्या करता है, वो ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। As carbon dioxide trap the heat waves reflected by the earth, जो अर्थ से जो हीट वेव्स निकलती है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड विल। और अगर इस तरह से अगर एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इस तरह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और वजह से रेनफॉल भी रिड्यूस हो जाएगा, कम रेनफॉल होगा। दिस वुड कॉज ड्राउट, अगर बारिश नहीं होगी तो फिर सूखा पड़ेगा। तो डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंजेस इन द सॉइल प्रॉपर्टीज़। डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सॉइल की वो भी इफेक्ट होगा प्लांटेशन और वेजिटेशन के कारण। फीवर ट्रीज जो कि रिजल्ट करते हैं सॉइल इरोजन में, इन मोर सॉइल इरोजन, अगर कम पेड़ होंगे तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, तो अगर सॉइल इरोजन होगा तो ऊपर का जो फर्टाइल पार्ट होगा सॉइल का वो क्या हो जाएगा, इरोड हो जाएगा पानी के साथ। एंड एक्सपोज टू द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर, और नीचे क्या रह जाएगा, हार्ड और रॉकी लेयर रह जाएगा, पथरीली मिट्टी रह जाएगी। होगा धीरे धीरे जो है फर्टिलिटी होगी लैंड की वो डिक्रीज हो जाएगी और वो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं डिजर्टिफिकेशन। जब धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी का जो ऊपर का जो लेयर है वो रिमूव हो जाएगा, फर्टाइल लेयर हट जाएगा और नीचे का जो रॉकी लेयर है वो रह जाएगा, और उस तरह से वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे डिजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लेड टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अगर पेड़ काटेंगे तो पहले भी हमने क्लास 7 में भी डिस्कस किया था कि अगर पेड़ों की कटाई ज़्यादा होगी तो उससे जो पानी जो सॉइल का जो पानी को ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगा और ग्राउंड वाटर भी हमारा लेवल नीचे चला जाएगा, और सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज़ रिड्यूस। ज़्यादा जो अगर बारिश का पानी हो गया या फिर जो पानी जो सॉइल के थ्रू हो गया, मिट्टी के थ्रू हो गया और अर्थ में अंदर जाती है, ग्राउंड वाटर में ऐड हो जाती है, वो कम हो जाएगा। ठीक है। सो देर आर फ्लड्स, तो अगर जब ऑब्जर्व नहीं करेगा अर्थ पानी तो उससे फ्लड हो जाएगा। द अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल लाइक जैसे कि न्यूट्रिशन, सॉइल का टेक्सचर इट्सेट्रा ऑल्सो चेंजेस बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन के कारण ये सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आ जाएगा। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स, इन सारे प्रोडक्ट्स का आप जितना भी आपको नॉलेज है उसका एक लिस्ट प्रिपेयर करना है। विल वी फेस्ड शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्री, और आप बताइए अगर फॉरेस्ट से वो चीज़ें मिल रही हैं हमें, तो अगर हम फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो वो चीज़ें भी हमें नहीं मिलेंगी, है ना। तो नाउ कम टू एक्टिविटी 5.2। Animal life is also affected by the deforestation. How? List point and discuss them in your class. अब जो जंगल में रहने वाले एनिमल्स हैं उनका जब हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ों की कटिंग होगी, तो इतने सारे एनिमल्स जाएंगे कहाँ, उनके रहने की जगह नहीं रहेगी और वो फिर जो ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो आपको यही सब पॉइंट्स को सोच के आपको ये लिखना है कि एनिमल्स की लाइफ, जैसे ह्यूमन की लाइफ तो अफेक्ट होगी, ये तो आपको पता है, और कैसे अफेक्ट होगी वो भी आप जानते हैं, लेकिन एनिमल्स पे उसका क्या असर पड़ेगा। जैसे हम जो है प्लांट्स में किसी न किसी तरह से डिपेंडेंट है, तो वैसे ही वो भी फॉरेस्ट पे हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है। वो फॉरेस्ट पे खाने के लिए, रहने के लिए, ठीक है, उनकी पूरी लाइफ फॉरेस्ट पे डिपेंड है। तो अगर फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो अंततः क्या होगा कि वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक 5.3 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बोझो आर वरीड। अब इतना सब कुछ मतलब डिफॉरेस्टेशन के इतने नुकसान है हमें, तो ये सोचकर पहेली और बोझो क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। तो उसे बचाया कैसे जाएगा। हमने तो जान लिया कि डिफॉरेस्टेशन करने से क्या क्या हो सकता है, लेकिन अब इस चीज़ को रोका कैसे जाए, या फिर एनिमल्स की लाइफ या वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जाए, फॉरेस्ट को कैसे सेव किया जाए। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर फॉर पहेली। तो इसके लिए प्रोफेसर अहमद क्या करते हैं, एक बायोस्फीयर में विजिट करने के लिए अरेंज करते हैं कि मतलब वो लोग एक बायोस्फीयर विजिट करने जाएंगे। बोझो एंड देयर क्लासमेट ही सेलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। एक जगह को सेलेक्ट करते हैं कि वो कहाँ जाने वाले हैं, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। He knows that the plant and animal found here are similar to those of the upper Himalayas peak and to those belonging to the lower western Ghat। वहाँ पे जो एनिमल पाए जाते हैं वो क्या हैं, जहाँ वो बिल्कुल वैसे ही एनिमल्स पाए जाते हैं जो सिमिलर, मिलते जुलते हैं, जो हिमालयन के पीक पे पाए जाते हैं और या फिर लोअर वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज़ यूनिक। और प्रोफेसर अहमद को लगता है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर में जो भी यहाँ पे जो भी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो यूनिक है। He requests Madhavji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere, and he explains that preserving area of such biological importance make them a part of our national heritage। और इस तरह से किसी एरिया को जब प्रिजर्व किया जाता है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के लिए, तो वो हमारा नेशनल हेरिटेज बन जाता है। माधव जी एक्सप्लेन करते हैं बच्चों की कि अपार्ट फ्रॉम द अवर पर्सनल एफर्ट एंड एफर्ट ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल। तो इस तरह की जगह का जो है सोसाइटी भी प्रोटेक्ट करती है और पर्सनल एफर्ट्स भी लगते हैं लोगों के, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट, गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो भी फॉरेस्ट का ख्याल रखती है और वहाँ पे पाए जाने वाले जानवरों का भी ख्याल रखा जाता है। The government lays down rules, methods and policies to protect and conserve them। गवर्नमेंट क्या बनाती है, रूल बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है कि कैसे उनको प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जा सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या फिर नेशनल पार्क हो या फिर बायोस्फीयर रिजर्व हो, ये सारी जगह जो है प्रोटेक्टेड एरिया होता है ताकि हम वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स को बचा सके, सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। एक्टिविटी 5.3 फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। रिकॉर्ड इन टेबल 5.1 एंड शो दीज एरियाज इन एन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा नेशनल पार्क है, यदि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर है, उसका नाम मेंशन करना है। आपके स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर है। एंड आपकी इंडिया में तो बहुत सारे हैं, तो आपको वहाँ से भी कुछ नाम यहाँ पे नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क का नाम लिख दीजिए, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का और एक बायोस्फीयर का। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टेबल 5.1 कंप्लीट हो जाएगा। एक बॉक्स था यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है, इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। ऐसी जगह जहाँ पे एक ये अर्थ का ही पार्ट होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, जब हर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म और वहाँ पे पाए जाते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं।
देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, और उनका आपस में क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या फिर उनका एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फाउना एंड देयर हैबिटेट, यानी फ्लोरा मतलब प्लांट्स की वैरायटी और फाउना मतलब एनिमल्स की जो वैरायटी पाई जाती है, उसे प्रोटेक्ट, उनके हैबिटेट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनके हैबिटेट यानी जहाँ पे वो रहने की जो जगह है उनकी यानी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाता है, उसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन एयरमार्क्ड। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, यहाँ पे अब ये चीज़ें क्या होती हैं, मना होती हैं कि आप वहाँ पे प्लांटेशन अपनी मर्ज़ी से प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कोई खेती नहीं की जाएगी, नहीं छोड़ा जाएगा, आप वहाँ पे नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते हैं, को आराम से वहाँ पे रह सकते हैं। जो अगर लार्ज बहुत बड़े लैंड मतलब ज़्यादा बड़ा एरिया है और कंजर्वेशन जो कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए वहाँ के प्लांट और एनिमल को बनाया गया है। ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द हैबिटेट ही फॉरेस्ट है, तो उनको किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? चिल्ड्रन अलॉन्ग विथ प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर्स द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। अब वो जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में विजिट करने के लिए। माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। As you are aware that biodiversity is the variety of plant. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? यानी जहाँ पे बहुत तरह के प्लांट हों, एनिमल्स हों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों, जो जनरली उस एरिया में पाए जाते हों। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और कल्चर को मेंटेन करने में मदद करता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। एक बायोस्फीयर जो है एक बड़ी चीज़ है, बड़े एरिया में होता है, तो उसके अंदर आप अलग उसमें और भी प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि नेशनल पार्क हो सकता है। ठीक है। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड। अब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क है और सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसी के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जैसे जिनका नाम है बोरी एंड पंचमढ़ी। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये पूरा जो एरिया है एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और उसी के अंदर नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। 5.4 लिस्ट द फैक्टर डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर, मतलब ऐसे फैक्टर्स को लिखना है जो कि आपके एरिया की बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रही हो। एंड सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली, यानी हमें पता भी नहीं चलता और हम किसी तरह से बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में भी आपको लिखना है। लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड हाउ कैन दीज बी चेक्ड, कैसे इसको रोका जा सकता है। डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक। एक क्लास एक्टिविटी दी हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्लोरा एंड फाउना। As the children walked around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. और जैसे ही बच्चे बायोस्फीयर रिजर्व में वॉक करना शुरू करते हैं तो क्या वहाँ की जो ग्रीनरी होती है, जो फॉरेस्ट की जो ग्रीनरी होती है उसको देख के वो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, खुश हो जाते हैं। दे आर वेरी हैप्पी टू सी ऑल टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। वो सारे टीक के ट्रीज़ को, एनिमल्स को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। सडनली पहेली फाइंड करती है कि एक रैबिट
एंड फाइंड्स अ रैबिट, एक रैबिट मिलता है उसको एंड वांट टू कैच इट, उसको पकड़ना चाहती है। सी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट, वो उसके पीछे भागने लगती है। प्रोफेसर अहमद उसको रोकते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। वो जैसे आप अपने घर में कंफर्टेबल फील करते हो, अपने लिविंग एरिया में कंफर्टेबल फील करते हो, उसी तरह से एनिमल्स भी अपने हैबिटेट में हैप्पी और कंफर्टेबल फील करते हैं। उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ जो एनिमल होते हैं और प्लांट होते हैं टिपिकली बिलोंग करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, यानी वो हर जगह कॉमन नहीं होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म एज फ्लोरा। और ऐसे प्लांट और एनिमल जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसे हम वहाँ का फ्लोरा और प्लांट्स को फ्लोरा और एनिमल्स को फौना कहते हैं। ठीक है, उस एरिया का। जैसे अब यहाँ पे देखिए, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन एटसीट्रा आर द फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, wild dog, wolf, etc. are example of fauna of the पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर का यहाँ पे कुछ फ्लोरा और कुछ फाउना का नाम दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी फ्लोरा और फाउना वहाँ पे पाया जाता है उनकी पिक्चर। आगे चलते हैं। एक्टिविटी 5.5, ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम। अपने एरिया का आपको फ्लोरा एंड फाउना जो आपके आसपास पाया जाता है उसका एक आपको लिस्ट प्रिपेयर करना है। नाउ कम टू टॉपिक 5.6, इंडेमिक स्पीशीज। सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर द डीप फॉरेस्ट। जैसे जैसे वो फॉरेस्ट के अंदर जाना शुरू हुए, बच्चे सरप्राइज़ हो गए देख के कि इतने बड़े बड़े स्क्वेरल। और ये जो स्क्वेरल थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी जो टेल थी वो फ्लफी टेल थी, बिल्कुल बहुत फरी थी। देर आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। वो बिल्कुल उनके बारे में जानना चाहते थे। माधव जी उनको कहते हैं कि इस तरह का जो बड़े जो जाइंट साइज़ के जो स्क्वेरल होते हैं वो इंडेमिक टू दिस एरिया, यानी वो सिर्फ इसी एरिया में पाया जाता है। इंडेमिक स्पीशीज़ क्या हो गया? तो जैसे कि वो स्पीशीज़ जो कि वो स्पीशीज़ या फिर प्लांट की स्पीशीज़ हो या फिर एनिमल की स्पीशीज़ हो जो किसी एक्सक्लूसिवली उसी एरिया में मिलेगा और कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसे हम कहते हैं इंडेमिक स्पीशीज़। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, यानी और किसी जगह पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री, यानी किसी तरह का कोई एनिमल हो या फिर प्लांट हो, वो किसी जोन के लिए एंडेमिक हो सकता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही पाया जाएगा या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये एंडेमिक स्पीशीज़ कहलाते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा टर्म को, एंडेमिक स्पीशीज़। ठीक है, लिखने के लिए आ सकता है डेफिनेशन अगर आप स्कूल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ का जो फ्लोरा का क्या एग्जाम्पल है? फ्लोरा का जो एंडेमिक स्पीसीज़ है उसमें वाइल्ड मैंगो है एक, और दूसरा क्या है? साल। ठीक है, बाइसन, पंचमढ़ी रिजर्व, बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक फाउना ऑफ दिस एरिया। और यहाँ का एंडेमिक फाउना कौन सा है? बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्वेरल और फिर फ्लाइंग स्क्वेरल भी है यहाँ पे, जो कि यहाँ का फाउना है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, increasing population and introduction of the new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। जो कि वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं या फिर पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रहा है और अगर हम किसी न्यू स्पीशीज़ को वहाँ पे ला के रख देते हैं, तो ये सब नेचुरल हैबिटेट है जो इंडेमिक स्पीशीज़ है उनकी नेचुरल हैबिटेट को और उनके एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे देखिए कितना सुंदर जाइंट स्क्वेरल का इमेज दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। उसकी टेल को देखिए, फरी टेल है। स्पीशीज़ इन अ ग्रुप, स्पीशीज़ क्या है? अब यहाँ पे एक बार बार टर्म आ रहा है स्पीशीज़, इंडेमिक स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ क्या होती है? इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, एक ऐसी पॉपुलेशन का ग्रुप जहाँ पे वो कैपेबल होते हैं इंटरब्रीडिंग करने के लिए। एंड इसका मतलब कि वो जो मेंबर है स्पीशीज़ का वो
रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को ओनली विद अ मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीशीज़, यानी अपने ही जैसे स्पीशीज़ के साथ वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉट विथ मेंबर ऑफ द अदर स्पीशीज़, यानी दूसरे स्पीशीज़ के मेंबर के साथ ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। मेंबर ऑफ अ स्पीशीज़ हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, अगर कोई एनिमल एक ही स्पीशीज़ के हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होंगे, कॉमन होंगे। एक्टिविटी 5.6 फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। अपने एंडेमिक प्लांट फाइंड आउट करिए कि आपके आसपास कौन से एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है 5.7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोन पहेली सीज अ बोर्ड विथ पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। एक बोर्ड देखा पहेली ने जिसपे कि लिखा था पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि किलिंग जानवरों को वहाँ पे मारना और या फिर पकड़ना बिल्कुल मना है यहाँ पे, और ये इसके लिए अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पनिश किया जाएगा। ठीक है, ऐसी जगह पे अगर कोई एनिमल को मारते हैं या फिर कैप्चर करते हैं तो उनको क्या करें, उनको पनिश किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट वो क्या करते हैं, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स को प्रोटेक्शन देते हैं और उनकी लिविंग कंडीशन को भी इम्प्रूव करते हैं, एक सूटेबल उनके रहने लायक की जगह कंडीशन को बनाते हैं। He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock and collect medicinal plant firewood। लेकिन जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं हमारे, उनको थोड़ी कुछ एक्टिविटी करने की उनको छूट दी गई है, जैसे कि वो अपने एनिमल्स को ग्रेज करवा सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट को कलेक्ट कर सकते हैं, फायरवुड को कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। सम ऑफ द थ्रीटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक, जैसे कि कुछ थ्रीटेंड जो खतरे में, जो जिनकी संख्या ख़त्म होने वाली, तो ब्लैक बक है, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स, क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसेरस एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड। इनको प्रोटेक्ट किया गया है और प्रिजर्व किया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। Indian sanctuaries have unique landscape, broad level of forests or mountains, forest and bushland in the deltas of the big rivers. It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them। यानी जो भी लोग बायोस्फीयर रिजर्व या फिर ऐसे इतना प्रोटेक्टेड एरिया होने के बाद भी, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बाद भी इतने भी ज़्यादा सेफ़ नहीं है वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल। क्यों? क्योंकि जो आसपास उनके रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इनकॉच कर देते हैं उनके ऊपर और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू। और जब बच्चे जो जू में विज़िट किया था तो उनके बारे में रिमाइंड करवाया जाता है उन्हें। दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। और जू भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो आप थोड़ा सा सोच भी सकते हैं कि जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या फ़र्क होगा। विजिट अ नियर बाई जू, आपको एक जू में विज़िट करना है, वहाँ के कंडीशन, एनिमल्स को कैसे रखा गया उसकी कंडीशन को आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करिए। एंड वर दे सुटेबल फॉर एनिमल्स, क्या आपको लगता है कि जू जो है वो सुटेबल है जानवरों के रहने के लिए? इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी अगर उनको नेचुरल हैबिटेट में रखा जाए और जू में रखा जाए तो कौन सी कंडीशन में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सकते हैं, ज़्यादा फ्रीली रह सकते हैं और हैप्पी रह सकते हैं? तो इन योर ओपिनियन विल द एनिमल बी कंफर्टेबल इन द, क्या आपके ओपिनियन में जू कंफर्टेबल है एनिमल्स के लिए या फिर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ज़्यादा बेहतर तरीके से रह सकते हैं? नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पार्क। On the roadside there was another board on which was written सतपुरा नेशनल पार्क। एक और बोर्ड दिखा जहाँ पे लिखा हुआ था सतपुरा नेशनल पार्क। Children are now eager to go there
वहाँ पे बच्चे जाना चाहते थे। माधव जी कहते हैं कि दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। ये रिजर्व इतने बड़े हैं कि यहाँ पे पूरे इकोसिस्टम को, यहाँ के इकोसिस्टम को पूरे प्रोटेक्ट किया जाता है। दे प्रिजर्व यहाँ के जो फ्लोरा और फाउना है, जो लैंडस्केप है और जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट है इस एरिया का, उसको प्रिजर्व करके रखा गया। सतपुरा नेशनल पार्क जो है पहला फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? सबसे अच्छी क्वालिटी का इंडियन टीक जो है पाया जाता है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया में, हमारे देश में 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। रॉक एंड दीज आर एविडेंसेस। और ये इस चीज़ का एविडेंस है, सबूत है कि प्री हिस्टोरिक जो ह्यूमन है वो कैसे जंगलों में सरवाइव करते थे। दीज गिव्स अस आइडिया ऑफ द लाइफ प्रिमिटिव पीपल। और ये हमें प्रिमिटिव लोगों की, जो पहले जो हमारे पूर्वजों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। और यहाँ पे इस गुफा में, यहाँ के रॉक्स में रॉक पेंटिंग पाई गई है। A total of 55 rocks shelter have been identified in पंचमढ़ी बायोस्फीयर। और पंचमढ़ी बायोस्फीयर के अंदर 55 रॉक शेल्टर पाए गए हैं। फिगर ऑफ द एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। और इन सारी रॉक पेंटिंग में जो लोग हैं वो हंटिंग करते हुए, फाइटिंग करते हुए, डांसिंग करते हुए और कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए भी दिख रहे हैं। मैनी ट्राइबल इन द एरिया। और बहुत सारे ट्राइबल लोग जो हैं हमारे इस एरिया में रहते हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड विद सतपुरा टाइगर रिजर्व। और जैसे ही आगे चलते हैं तो बच्चे क्या, सतपुरा टाइगर रिजर्व का एक बोर्ड देखते हैं। एक्सप्लेन कर टाइगर जो वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर की संख्या को, या फिर टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। द ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था इसका, इस प्रोजेक्ट का, कि जो इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। देश में टाइगर की संख्या को और पॉपुलेशन को और उनके सर्वाइवल को मेंटेन करने का। आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट? आई होप आई कैन सी अ टाइगर। वो जो कह रहा है कि क्या टाइगर अभी भी पाया जाता है जंगल में? आई होप कि मुझे एक टाइगर दिख जाए। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। टाइगर उन स्पीसीज़ में से है जो कि धीरे धीरे हमारे फॉरेस्ट से ख़त्म हो रहा है। टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द significant increase in the population of the tiger has been seen here। और यहाँ पे क्या देखा गया सतपुरा टाइगर रिजर्व में, जो टाइगर की संख्या है वो इंक्रीज हो रही है। Once upon a time, animals like lion, elephant, wild buffaloes and Barasingham were also found in Satpura National Park। और एक समय ऐसा भी था जब सतपुरा नेशनल पार्क में लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज भी पाए जाते थे और बारहसिंघा भी। एनिमल्स whose number are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals। क्या रैपिडली कम, बिल्कुल नीचे जा रहा है उनकी संख्या, वो एक समय पे क्या ख़त्म होने वाले हैं, उनको हम कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। बोजो इज रिमाइंडेड ऑफ अ डायनासोर विच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। जैसे हमें पता है कि जो डायनासोर है वो भी क्या अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसी तरह से इनकी भी संख्या कम होते जा रही है। सर्वाइवल ऑफ सम, यहाँ पे देखिए वाइल्ड बफेलो का इमेज दिया हुआ है। सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट।
अब इतना ह्यूमन का इतना इंटरफेरेंस हो गया है इनके हैबिटेट में कि उनकी सर्वाइवल जो है मुश्किल हो गई एनिमल्स की। यहाँ पे एक बारहसिंगा का इमेज आप देख सकते हैं। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम, कहते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क। इनकी लाइफ को बचाने के लिए नेशनल पार्क में बहुत स्ट्रिक्ट रूल को इम्पोज किया गया है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रेजिंग, पॉर्चिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल और फायरवुड को कलेक्ट करना, मेडिसिनल प्लांट को कलेक्ट करना, ये सब अलाउड नहीं है। माधव जी कहते हैं कि पहेली दैट सम एनिमल स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल्स, यानी जो छोटे एनिमल्स हैं उनके ख़त्म वो ज़्यादा खतरे में है एज़ कम्पेयर टू जो बड़े एनिमल्स हैं। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, frogs, lizards, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem। हम क्या करते थे कि सांप को मार देते हैं, मेंढक को मार देते हैं, छिपकली को मार देंगे, ये बैट्स को मार देंगे जो चमगादड़ होते हैं, या फिर आउल को मार देते हैं। हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो हमारे इकोसिस्टम में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर एक जो एनिमल है, छोटा या बड़ा, उसका एक रोल है हमारे इकोसिस्टम में, एक रोल प्ले करता है, एक इम्पोर्टेंस है उसकी, वो यूं ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ। अगर हम उनको मार रहे हैं तो इसका मतलब हम अपना नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मान लीजिए अगर वो छोटे ही साइज़ का, एक चींटी का साइज़ देखिए, तो उसका भी कुछ ना कुछ रोल है हमारे इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में। वो एक रोल प्ले कर रही है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो उसका भी एक इम्पॉर्टेंस है, हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन, वो एक फूड चेन का, फूड वेब का पार्ट है। एन इकोसिस्टम इज़ मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स। इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम में क्या आ जाता है, वो सारे प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस एरिया में प्रेजेंट हैं, या तो वो और उनके साथ साथ जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास, ये सब मिल के इकोसिस्टम बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक 5.9 रेड डाटा बुक। उससे पहले देख लेते हैं व्हाट बोजो इज सेइंग। I wonder if there is any record of all the endangered species। अब यहाँ पे आ जाइए टॉपिक पे, रेड डाटा बुक। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि रेड डाटा बुक जो है, बच्चों को उसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि रेड डाटा बुक है एक सोर्स है, एक सोर्स बुक है जिसमें कि रिकॉर्ड रखा गया वो सारे इंडेंजर्ड एनिमल का और प्लांट का। रेड डाटा बुक मेंटेन किया जाता है इंटरनेशनली बाय एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। इंडिया भी रेड डाटा बुक को मेंटेन करती है, अपने डाटा को उसमें अपडेट करती है कि कौन से हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइग्रेशन। The excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of माधव जी। माधव जी के साथ और फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं वो लोग। They sit near a तवा reservoir to relax for some time। पहली observe some of the birds near the river। और वहाँ पे क्या पहली ने कुछ बर्ड्स को देखा। माधव जी बच्चों को बताते हैं कि ये जो बर्ड्स दिख रही हैं यहाँ पे, वो कैसी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। वो यहाँ की नहीं है बर्ड्स, वो कहीं और से ट्रेवल करके यहाँ तक आई है। ये जो बर्ड्स हैं वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करके दूसरे पार्ट्स में, वर्ल्ड के दूसरे पार्ट तक उड़ के जाती हैं। माइग्रेटरी बर्ड जो है बहुत दूर तक फ्लाई करती हैं, पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरेशन में वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करती हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा क्लाइमेटिक चेंज होता है। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करती हैं। They fly for laying eggs as a weather in their natural habitat become very cold and inhospitable। वो एग ले करने के लिए दूसरे जगह पे जाती है, क्योंकि वो जहाँ पे रह रही होती हैं वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है और वो बिल्कुल भी उनके लिए अच्छा नहीं होता। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड।
और इस तरह की चिड़ियाँ जो कि बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती हैं, उसे हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक 5.11 रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज, बहुत मेजर कॉज के ऊपर उनका ध्यान लेके जाते हैं बच्चों का, कि जो कि एक डिफॉरेस्टेशन का एक बड़ा कारण है। He tells them that it takes 17 full grown trees to make a ton of paper। एक टन पेपर बनाने के लिए बिल्कुल 17 जो पूरी तरह से बड़े हुए पेड़ हैं उनको काटना पड़ता है। Therefore we should save paper। इसीलिए तो बोलते हैं कि पेपर को बिल्कुल वाइजली इस्तेमाल करिए, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स। और जो पेपर है हम यूज़ कर लेते हैं उसको 5 से 7 बार रिसाइकल भी किया जा सकता है। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन अ डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। अगर हर एक बच्चा एक पेपर को रोज़ बचाता है तो हम बहुत सारे पेड़, साल में बहुत सारे पेड़ को बचा सकते हैं। वी शुड सेव, रीयूज़ एंड यूज़ पेपर एंड रिसाइकल इट। हमें क्या करना चाहिए, पेपर को बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, उसको रीयूज़ करना चाहिए और उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। बाय दिस, इस तरह से हम ना केवल पेड़ को बचाएंगे, इस तरह से हम एनर्जी को भी सेव कर रहे हैं और वाटर को भी सेव कर रहे हैं, जो कि पेपर को मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। Moreover, the amount of harmful chemical used in paper making will also be reduced। और इस तरह से जो हार्मफुल केमिकल जो पेपर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है उनके यूज़ को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। ना बूझो क्या कह रहा है, इज़ देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या डिफॉरेस्टेशन का कोई परमानेंट सोल्यूशन है? अब यहाँ पे आ जाइए टॉपिक 5.12 रिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट करते हैं इस आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज़ रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या है? ये रीस्टॉकिंग है जो भी ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। अगर हमने वहाँ के पेड़ काट दिए तो हम उसको दोबारा से कैसे हम रिजेनरेट कर सकते हैं? हमें फिर से प्लांटिंग करनी होगी, वहाँ पे ट्री ग्रो करना होगा। द प्लांट ट्रीज ऑल्सो शुड जनरली बी द सेम स्पीशीज़ विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। और वो भी कौन से ट्रीज़ को प्लांट करना होगा जो कि वहाँ पे ऑलरेडी मतलब पाए जाते हैं, इंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं वहाँ की। एंड वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। और कम से कम हमें उतने तो पेड़ लगा ही देने चाहिए जितने हमने कट किए हैं। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। रिफॉरेस्टेशन जो है नेचुरली भी होता है। एंड इफ़ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब इट रीएस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ। अगर हमने जिस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जहाँ के पेड़ काट, अगर हम उसको डिस्टर्ब ना करें तो जो पेड़ है, वो जो फॉरेस्ट है, खुद को रिजेनरेट कर सकता है। देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। और वहाँ पे कोई ह्यूमन बींग्स को रोल प्ले करने का ज़रूरत नहीं है। वी हैव ऑलरेडी कॉज ट्रेमेंडस डैमेज टू अवर फॉरेस्ट। और हमने पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं अपने जंगलों को। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ ओनली ऑप्शन। अगर हम अपने आने वाले जनरेशन को ये ग्रीन वेल्थ देना चाहते हैं या फिर उनके लिए छोड़ना चाहते हैं तो हमें जितना पॉसिबल हो उतना ज़्यादा ट्री प्लांट करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद टोल्स देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट। हमारे इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट भी है। ये एक्ट का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें फॉरेस्ट को, नेचुरल फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना और कंजर्व करना। एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। और जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं या फिर फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं उनकी बेसिक नीड को पूरा करना। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ जस्ट नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। और अब क्या होने वाली है, शाम होने वाली है। तो प्रोफेसर अहमद बच्चों को, माधव जी सबको वापस जाने के लिए सजेस्ट करते हैं। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रन थैंक्स माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। और सभी लोग माधव जी को धन्यवाद करते हैं उनकी गाइडेंस के लिए। नाउ कम टू कीवर्ड्स।
बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर, डिफॉरेस्टेशन, desertification, ecosystem, endangered species, endemic species, extinct fauna, flora, migratory birds, national park, red data book, reforestation and sanctuary. समरी पे आ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे नाम जो हैं ये ऐसे एरिया को दिया जाता है जहाँ पे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं और उनको प्रिजर्व किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब जहाँ पे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और उस स्पेसिफिक एरिया में जो पाए जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल जो है किसी पर्टिकुलर एरिया का, वो वहाँ का जो भी प्लांट और एनिमल किसी एरिया में पाया जाता है वो वहाँ का फ्लोरा और फाउना कहलाएगा। इंडेमिक स्पीशीज़ जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हों केवल, उसको हम इंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो जो कि डेंजर फेस कर रहे हैं और जो एक्सटिंक्शन की कगार पे हों, उन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। रेड डाटा बुक एक ऐसा डाटा रिकॉर्ड बुक है जिसमें कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखा गया है। माइग्रेशन एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं वो अपने हैबिटेट को छोड़ के किसी दूसरे हैबिटेट में जाके रहते हैं कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, हर साल किसी पर्पस के लिए, जैसे कि ब्रीडिंग। ठीक है। वी शुड सेव, हमें सेव करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए पेपर का, ताकि हम पेड़ को भी, एनर्जी को और वाटर को सेव कर सकें। रीफॉरेस्टेशन इज़ रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज़। रिफॉरेस्टेशन हम कैसे कर सकते हैं? हम फिर जो हमने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया है, जहाँ से पेड़ को काटा गया है, वहीं पे वही पेड़ लगा के हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।